हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 8 दिसंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में है क्विज, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की सबसे पहली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। ओके, तो ये जो निर्माण कार्य है, ये जो नया आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसकी टोटल लेंथ होगी 29.4 किलोमीटर की। और जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं आगरा में, जैसे कि आगरा का फोर्ट हो गया या ताजमहल हो गया, तो उनको उनके नज़दीकी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा इस प्रोजेक्ट के द्वारा। इस प्रोजेक्ट से लगभग आगरा की सिटी से 29 लाख पीपल हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। और जो आने वाले टूरिस्ट हैं, तो ऐसे लगभग 60 लाख टूरिस्ट को भी फ़ायदा होने वाला है हर साल। ओके, इस प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है ये है 8,379.62 करोड़ रुपीज़। ओके, और आने वाले 5 सालों में ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आगरा है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। और ये उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 7 दिसंबर। तो अभी हाल ही में 7 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। और इस साल के लिए क्या 2020, 21, 22 और 23 यानी 2023 तक के लिए कॉमन थीम रख दी गई है। ये है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ओके, हर साल मनाया जाता है 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, और थीम रख दी गई है 2023 तक के लिए एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। तो ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो जो एविएशन है इसका समाज के लिए और जो देश की विश्व भर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एविएशन का इस क्षेत्र में, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। कब? 1994। ओके, तो एक्चुअली में 1944 में जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। और 1994 में इसकी 50वीं वर्षगांठ थी, इसकी 50वीं एनिवर्सरी थी। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए उस दिन जो है तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था, और तब से 7 दिसंबर को मनाया जाता है ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। और जो ICAO का हेडक्वार्टर है ये है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सल्वातोर शियासिटेनो, और इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1944 को। उसके अलावा 7 दिसंबर को ही एक और दिन मनाया गया भारत में, ये था आर्म फोर्स फ्लैग डे, सशस्त्र बल झंडा दिवस। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो दिन है इसे भारत में मनाया जाता है, और सबसे पहली बार इसे मनाया गया था 7 दिसंबर 1949 को, और उसके बाद से हर साल इसे मनाया जाता है। तो इस दिन जो ये दिन है इसको मनाया जाता है ताकि जो आर्म पर्सनल हैं, आर्मी के जो पर्सनल हैं और जो एक्स सर्विसमैन हैं, उसके अलावा जो भी बैटल लड़ाइयाँ होती हैं उनमें जो कैजुअल्टीज़ हो जाती हैं, उनको सुधारने के लिए इस दिन फंड इकट्ठा किया जाता है पीपल्स के द्वारा। ओके, इसलिए ये दिन मनाया जाता है 7 दिसंबर को। और अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो दिसंबर का पूरा महीना है ये सेलिब्रेट किया जाएगा गौरव माह के रूप में। ओके, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, दिसंबर का महीना गौरव माह के रूप में अब मनाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, 7th एडिशन ऑफ वॉश कॉन्क्लेव 2020 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन हैदराबाद। वॉश कॉन्क्लेव 2020 का 7वां संस्करण हैदराबाद में आयोजित किया गया है। ओके, तो इसके लिए थीम रखी गई है हाइजीन मैटर्स। ओके, और ये जो कॉन्क्लेव है ये 2 से लेके 4 दिसंबर तक चला, यानी 2, 3 और 4 दिसंबर को चला। जो वॉश है इसका फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ओके, ये वॉश का फुल फॉर्म है। इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था यूनिसेफ के द्वारा, उसके साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, और उनके साथ ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की गवर्नमेंट के द्वारा। जो यूनिसेफ है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ओके, और इस कॉन्क्लेव का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो जो भी वॉश से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ओके, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, खासकर कि कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा, तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है और जो ज्ञान है उससे रिलेटेड नॉलेज है उसको एक्सचेंज करने के लिए
उसको ज्ञान नॉलेज को सबको बताने के लिए ये कॉन्क्लेव का ऑर्गेनाइज कराया गया था। नेक्स्ट है एलोन मस्क टॉप्स इन द फॉर्च्यून्स बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 रैंकिंग। एलोन मस्क ने फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 रैंकिंग में टॉप किया है। ओके, तो अभी हाल ही में फॉर्च्यून ने अपने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 की रैंकिंग जारी की है। तो टॉप पे तो रहे हैं एलन मस्क के। एलन मस्क कौन है तो आपने सुना होगा, जो कार की कंपनी है टेस्ला, वहाँ के ये को फाउंडर और CEO हैं। उसके अलावा जो स्पेस एक्स है, ओके, स्पेस एक्स के भी ये CEO हैं। तो इस लिस्ट में टोटल 20 बिजनेस पर्सन को जगह मिली और 20 में से यहाँ पे जो 7 थी ये वुमेन थी। ओके, 7 वुमेन थी और 13 मेन थे। उसके अलावा भारत की तरफ से इस लिस्ट में किसे जगह मिली तो भारत की तरफ से 8वें नंबर पे रहे हैं जो एडोबी के CEO हैं शांतनु नारायण। ये किस में थे, 8th नंबर पे थे। और 9वें नंबर पे थे मास्टर कार्ड के CEO अजय बंगा। नेक्स्ट अपडेट है, जापान विल होस्ट 7 टीम फीफा क्लब वर्ल्ड कप इन 2021। 2021 में जापान 7 टीमों के फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो जो ये जापान में होने वाला है 2021 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप, ये इसका 18th एडिशन होगा। ओके, और एक्चुअली में 2021 में जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है, 2 टूर्नामेंट होंगे। एक 2020 का जो टूर्नामेंट है जो 17th एडिशन था, ये पेंडेमिक के कारण पोस्टपोन्ड हो गया। तो ये जो 17वां एडिशन है इसको होस्ट करेगा कतर। ओके, कतर में होगा ये 17वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप फरवरी 2021 में। और जो जापान में होना है ये 18वां संस्करण होगा दिसंबर 2021 में। ओके, ये जो वर्ल्ड कप है इसको ऑर्गेनाइज कराएगा फीफा जो है पूरे विश्व भर में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो और हेडक्वार्टर है इसका स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिच में। और अभी हाल ही में रैंकिंग ताज़ा जो है फीफा की, उनमें बात करें मेंस के टीम की तो बेल्जियम टॉप पे है, नंबर 1 पे है और भारत 104 स्थान पे है फीफा रैंकिंग में। नेक्स्ट अपडेट है, तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्चेस लंच बॉक्स स्कीम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तेलंगाना सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की है। ओके, तो ये योजना शुरू क्यों की गई है तो गांव के और जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से जो वुमेन्स आती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेकअप के लिए, तो कई बार होता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है तो उनका जो खाना है वो मिस हो जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का मानना है कि जो महिलाएं हैं उनके बॉडी में जो न्यूट्रिशन है उसकी कमी हो जाएगी, तो जो ओवरऑल हेल्थ है महिलाओं की उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और जो चाइल्ड आने वाला है उसकी भी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी कारण से ये लंच बॉक्स स्कीम लॉन्च की गई है। तो जो भी महिलाएं दूर दराज या ग्रामीण इलाकों से आएंगी सरकारी अस्पतालों में अपना चेकअप कराने, तो उनको अस्पताल में ही न्यूट्रिशन फूड दिया जाएगा। ओके, ताकि जो उनका बॉडी का न्यूट्रिशन लेवल है वो मेंटेन रहे। बात करें तेलंगाना की तो यहाँ की कैपिटल है हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदराराजन। नेक्स्ट न्यूज़ है, जिहान दारूवाला बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन अ F2 रेस। तो अभी हाल ही में भारत के जिहान दारूवाला ने F2 यानी कि फार्मूला 2 रेस जो होती है उसे जीत लिया है और वो पहले भारतीय बन गए हैं फार्मूला 2 रेस जीतने वाली। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये हैं जिहान दारूवाला। और ये जो फार्मूला 2 रेस थी ये ऑर्गेनाइज कहाँ कराई गई थी, ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी साखिर में। साखिर कहाँ है, ये है बहरीन में। ओके, बहरीन के शाकिर में रेस ऑर्गेनाइज कराई गई थी और ये कैरलिन के लिए रेस करते हैं। कौन, जिहान दारूवाला। नेक्स्ट अपडेट है, नासा एस्ट्रोनॉट केट रूबिन्स हार्वेस्टेड द फर्स्ट एवर रेडिश क्रॉप ग्रोन इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नासा की अंतरिक्ष यात्री केट रूबिन्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उगाई गई पहली मूली की फसल काटी। ओके, तो आपको पता है अंतरिक्ष में जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ पे खाने पीने वाली चीज़ें काफ़ी कम ऑप्शन होते हैं। जो भी खाना होता है तो एक तरह से प्री पैकेज्ड होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। तो वहाँ पे जो खाना है उसके लिए एक अलग तरह से चैम्बर बनाए गए और वहाँ पे जो मूली है उसको उगाया गया था। ओके, ये देखिए, ये मूली को चैम्बर में उगाया गया। तो अभी हाल ही में इस मूली की फसल को काटा गया है और इसे काटा है नासा की एस्ट्रोनॉट हैं केट रूबिन्स। ओके, तो बस ये नाम याद रखना है, नासा के एस्ट्रोनॉट केट रूबिन्स ने पहली बार मूली की फसल को काटा है वहाँ पे, कहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। नेक्स्ट अपडेट है, बांग्लादेश साइंस प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट दैट इज PTA विथ भूटान। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने भूटान के साथ अधिमान्य व्यापार समझौता यानी PTA पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बांग्लादेश का ये पहला PTA है जो कि बांग्लादेश ने साइन किया है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो वर्ल्ड की। ओके,
और इससे होगा क्या, तो बहुत सारे गुड्स हैं जो कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में मतलब बांग्लादेश से भूटान और भूटान से बांग्लादेश आते हैं, तो इनको ड्यूटी फ्री बनाया जाएगा। ओके, इन पे कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। तो इस पीटीई के अंडर में 100 प्रोडक्ट बांग्लादेश की तरफ से लिस्ट किए गए हैं जिनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगी भूटान में, और वहीं 34 आइटम भूटान के सेलेक्ट किए गए हैं जिनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा बांग्लादेश में। और अगर चाहें दोनों देश की गवर्नमेंट तो आगे कुछ और भी आइटम इसमें ऐड कर सकती हैं। वो बात करें बांग्लादेश की, तो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे शेरिंग, करेंसी है भूटानीज एनगल्ट्रम, और कैपिटल है थिम्पू। नेक्स्ट न्यूज़ है ओमान अनाउंसेस टू इस्टेब्लिश अ फ्रेंडशिप एसोसिएशन विथ इंडिया। ओमान ने भारत के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने की घोषणा की है। ओके, तो अभी हाल ही में जो ओमान है और जो भारत है, दोनों ही देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने मीटिंग की थी। और भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी। तो उसी वर्चुअल मीटिंग के दौरान ये जो कंट्रीज़ हैं ओमान, उन्होंने डिसाइड किया है कि भारत के साथ वो एक फ्रेंडशिप एसोसिएशन जो है उसे इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि दोनों ही देशों के बीच में जो उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं यानी ऐसी सेक्टर्स जहाँ पे दोनों ही देश राजी हैं एक साथ काम करने के लिए, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। उसके अलावा ये जो बायलैटरल डिस्कशन हुआ यहाँ पे, तो ओमान और भारत दोनों ही ने अपने देशों के बीच में जो उनके बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन चल रहा है, के ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं और जो कैपेसिटी बिल्डिंग चल रही है, तो उन चीज़ों को रिव्यू किया और उस पर डिस्कशन किया कि किस तरह से इसे और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो फ्रेंडशिप एसोसिएशन है, इसको इस्टेब्लिश करने के बाद होगा क्या, तो जो दोनों ही देशों के बीच में मतलब भारत और ओमान के बीच में जो बिजनेस है और जो सोशल कम्युनिटीज़ हैं दोनों ही देशों के बीच में, उसको बूस्ट मिलेगा एक तरह से। बात करें ओमान की, तो यहाँ की कैपिटल है मस्कैट, सुल्तान है हैथम बिन तारिक अल सैद, और करेंसी है रियाल। नेक्स्ट अपडेट है चाइना बिकम सेकंड कंट्री टू अनफर्ल इट्स फ्लैग ऑन मून। तो अभी हाल ही में चीन ने चांद पर अपना झंडा फहराया है और ऐसा करने वाला वो विश्व का दूसरा देश बन गया है। ओके, बात करें पहला कौन है, तो सबसे पहले यूएसए ने चांद पे झंडा फहराया था और अब चाइना बन गया है दूसरी कंट्री जिन्होंने चांद पे अपना झंडा फहराया है। तो अभी एक्चुअली में कुछ दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि चाइना का एक चैंग-ई 5 मिशन था जिसे उन्होंने चंद्रमा में भेजा था वहाँ के सैंपल्स लेने के लिए। तो जो चैंग-5 मिशन था पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा और उन्होंने वहाँ से सैंपल कलेक्ट किए मून से, और अब वो वापस पृथ्वी की ओर रवाना हो चुका है वहाँ पे। और रवाना होने से पहले ही वहाँ पे जो चीन का झंडा है उसे चंद्रमा में फहराया गया। ओके, तो चाइना बन गया है विश्व का दूसरा देश चांद पे झंडा फहराने वाला। नेक्स्ट अपडेट है गवर्नमेंट विल सेटअप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर आयुष प्रोडक्ट्स। सरकार आयुष उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करेगी। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और जो आयुष मिनिस्ट्री है, ये दोनों मिल के काम करेंगे और जॉइंटली सेटअप करेंगे एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ओके, EPC, किसके लिए, जो आयुष के प्रोडक्ट्स हैं इनको प्रमोट करने के लिए। तो ये जो मीटिंग है ये जॉइंट रूप से हुई दोनों ही मिनिस्ट्री के बीच में, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और आयुष मिनिस्ट्री के बीच में। तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं भारत के पीयूष गोयल जी और आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं श्रीपद यसो नायक जी। और बात करें आयुष क्या है, तो आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ओके, तो आयुष का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अपडेट है IFSCA बिकम्स मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स। IFSCA इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स का सदस्य बन गया है। तो अब ये मेंबरशिप होने के बाद जो IAIS है यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइज़र, इसका जो भी डेटा है इसको IFSCA भी एक्सेस कर सकता है और वो वहाँ पे अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकता है, जो भी उसके आइडिया हैं और इन्फॉर्मेशन है इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो जो दूसरे ग्लोबल रेगुलेटर हैं उनके साथ ये अपना इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता है। तो जो IAIS है यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइज़र, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में और इसमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ के जो टॉप इंश्योरेंस की रेगुलेटर हैं वो मेंबर हैं। भारत का जो है IRDAI वो भी इसका मेंबर है। और जो IFSCA है इसके सबसे पहले चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं इंजेटी श्रीनिवास। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा।
IFSCA के सबसे पहले चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं इंजेती श्रीनिवास, और इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम हैज़ पब्लिश्ड द प्रोडक्शन गैप 2020 रिपोर्ट। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने द प्रोडक्शन गैप 2020 रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो पूरा विश्व है, ये अभी जितना भी कोल, ऑयल और जो गैस प्रोड्यूस हो रही है पूरे विश्व भर में, तो 2030 तक ये जो प्रोडक्शन है इसको डबल करने का प्लानिंग चल रहा है। इसके लिए 2030 तक जो कोल है, ऑयल है और जो गैस प्रोडक्शन है, इसमें एवरेज बात करें तो सालाना लगभग 2% की बढ़ोतरी की जाएगी। और बात की जा रही है कि 2020 से 2030 के बीच में जो फॉसिल फ्यूल का यूज़ हो रहा है, रिक्वायरमेंट है, उसको रिड्यूस करना है 6% तक। ओके, पर ईयर 6% तक उसे रिड्यूस करना है, ताकि जो पूरे विश्व भर का वार्मिंग टारगेट है, ओके, तापमान है, टारगेट जो 1.5 डिग्री सेल्सियस रखा गया है पेरिस एग्रीमेंट के तहत, उसको अचीव किया जा सके। तो अब समय है आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है, फॉर विच बैंक कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल टू मर्ज विथ DBS बैंक। हाल ही में कैबिनेट ने DBS बैंक में किस बैंक के विलय को अपनी मंजूरी दी है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देख लेते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अभयम ऐप फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन ट्रेवलिंग बाई ऑटो एंड टैक्सीज। किस राज्य सरकार ने ऑटो और टैक्सी से यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभयम ऐप लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जो वहाँ की महिलाएं हैं जो ऑटो और टैक्सी से ट्रैवल करती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अभयम ऐप लॉन्च किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए MP3 फाइल या PDF फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे जाके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।